हेलो एवरीवन। आई दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इ- तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति है 2023, तो ये क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा जो है इस जो नीति है उसको यानी कि पॉलिसी है उसको पास किया गया। इसमें जो है जो मेडिकल है उसमें जो 25 सालों तक यानी 25 वर्षों तक जो है 10 से 12% जो है हिस्सेदारी करने की लक्ष्य रखा गया। और 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। यानी कि वर्तमान में तो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसको जो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य भी यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे बस हमको याद करने वाली जो बात है वो ये है कि ये निर्वात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है। तो बस ये याद करना। और यहाँ पे भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 4 जगहों पर चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे किन किन राज्यों में चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, ठीक है, वो कहाँ है। तो क्या हुआ था कि 2023 में एक जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अनुसार जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम जो है बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि पुस्तक ग्राम या लार्जेस्ट बुक विलेज इंडिया का कौन है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का एक बांदीपुर जिला है, वहां का एक गांव है अरगम। ठीक है, तो उस अरगम गांव को जो है लार्जेस्ट बुक विलेज जो है बनाया गया। ठीक है, यह कार्य जो है गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से किया गया था। तो ये क्यों ऐसा किया गया कि विश्व भर में जो पठन पाठन है, यानी कि आजकल देख देख भी रहो कि लोगों का जो है सोशली जो है जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लाइट हो, जो भी हो। ठीक है, उन सभी के प्रति तो कहीं ना कहीं जो है जो है पुस्तकों के प्रति लगाव लोगों का कम हो गया है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए जो है पुस्तक ग्राम जो योजना के तहत जो इसे शांतिपूर्ण तरीके से जो है या सिर्फ इसको क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो है इसे बनाया गया। तो सबसे पहला जो है लार्जेस्ट इंडिया का जो सबसे पहला अगर कोई विलेज है तो अरगम है, अरगम गांव, जो बांदीपुर जिला जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, तो बस इतना ही हमको याद करना है। उसके बाद जो है हे हानवे विश्व का पहला पुस्तक नगर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर नगर पूछे विश्व में तो हे हानवे करके है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट बुक है और वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। भिलार गांव जो है जो कि महाराष्ट्र सतारा जिले में स्थित है, देश का पहला पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, दिसंबर 2023 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको भी याद करना है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ठीक है, हाल ही में जो है भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने जो है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया था। और ये जो है अ, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर जो है हरियाणा के टिकली गांव में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि जगहों पर ये फैला हुआ है। और ये जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, तो सबको पता है कि इसका जो अभी फिलहाल में जो है कोरिजन हो रहा है, अपक्षय और अपर्दन हो रहा है, जिसके वजह से ये जो है रेसिडुअल माउंटेन के रूप में जो है विद्यमान है। यानी कि अभी अगर कोई पूछे कि जो है अरावली पर्वत जो है माउंटेन कौन किस टाइप का माउंटेन है, तो ये जो है अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है,
तो इसी को इसकी मरुस्थलीकरण अपरदन से बचाने के लिए जो है अरावली ग्रीन परियोजना की शुरुआत की गई भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनके द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के पास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में जो है हरित बनाना, मतलब वहाँ पे ग्रीनरी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, जो भी ये राज्य हैं, शहर हैं, वो शामिल हैं, तो ये भी याद करना है आपको। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, इसको समझ देते हैं। तो यहाँ पे बस इतना हमको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तृतीय स्तर का ये, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो है उनके मंत्रिमंडल ने जो है ये पॉलिसी जो है इसको मंजूरी दी, और ये पॉलिसी लगभग 5 वर्षों तक नई नीति का क्रियान्वयन तक ये प्रभावित रहेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत जो है कुछ राष्ट्रीय दल हैं। क्या है, मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड है। तो पहला तो ये है कि किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल वैध का न्यूनतम 6% मत जो है उसको मिले हों, लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। ये पहला कंडीशन है। अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो ये कुछ जो मानदंड है उसको फॉलो करना होगा। तो इसमें पहला नंबर ये कि किसी भी 4 राज्य में जो है उसको 6% वोट मिले हों न्यूनतम, और 4 सीटें जीती हों। दूसरा नंबर 4 जो है इसमें लोकसभा के पिछले आम चुनाव में जो उस दल ने कुल सीटों का न्यूनतम 2% सीट विजय प्राप्त की, और सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में दल के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। तीसरा है 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये कंडीशन अगर किसी भी दल के पास है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था कि अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो है आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया, और इसके साथ ही साथ जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP को भी जो है इन लोगों का जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस CPI और NCP का जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, तो इन और ये CPI एंड AITMC, इन तीनों का जो है जो राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो वापस ले लिया है या विदड्रॉ कर दिया है। वर्तमान में अगर देखें तो देश के राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या जो है अभी 6 रह गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब राष्ट्रीय दल की जो संख्या है वर्तमान में कौन है, ये आप देख सकते हो 6 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया उन्होंने। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबूती गांव से जो इन्होंने लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है। ठीक है, इस योजना में 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड जो है, और लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे 19 गांव में जो है डेवलपमेंट कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023, तो चुनाव हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मेघालय की बात करें तो 10वीं मेघालय विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति के बाद जो ये चुनाव हुआ, कुल सीटों निर्वाचन संख्या में अगर बात करें तो कुल संख्या 60 थी। 60 सीटों में 55 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी, जिसमें 86.69% मतदान हुए वहां पे। और चुनाव का परिणाम में मेघालय के कोनराड के संगमा नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP की जीत हुई। ठीक है, और वहां पे जो है अगर हम देखें तो प्रिस्टिन, टाइनशोंग तथा
स्विन आभलंग धर को उप मंत्री के रूप में जो है यहाँ पे शपथ ग्रहण करने को मिला। थॉमस ए सिंगमा को 11वीं मेघालय सभा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, उसके बाद हम नागालैंड की बात करते हैं। तो ये 13वीं नागालैंड विधानसभा जो है की समाप्ति के बाद जो ये चुनाव हुआ, जिसमें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। यहाँ पे जो है चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कोजोतो किनिमी जो है उनको निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक को जो है निर्वाचित किया गया था। 5वें कार्यकाल में जो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है नेफी रियो ने जो है शपथ ली। टीआर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न को उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया गया। उसके बाद जो सेरिगेन लोंगकुमोर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। कुल अगर हम बात करें सीटों की संख्या की निर्वाचन क्षेत्रों की, तो वो 60 है। 10 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। 8 मार्च 2023 को जो है मणिक साहा ने, अब हम बात कर लेते त्रिपुरा की। ठीक है, तो त्रिपुरा में जो है क्या हुआ था, यहाँ पे जो है मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 मार्च को 2023 में जो है भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन ने त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ये तीसरा संस्करण था, ये हमको याद करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इस रिपोर्ट में जो है अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो कि टॉप पे रहा है, 6.38 रैंक है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अंतिम पायदान पे 18वीं रैंक पे है। ठीक है, छोटे राज्य में सिक्किम 5.01 अंक पे श्रेष्ठ राज्य है। ठीक है, और गोवा जो है 7वें स्थान पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट याद रखना। ठीक है, एमबी गंगा बिलास विश्व के सबसे लंबा नदी क्रूज सेवा का प्रारंभ किया। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। ये अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये अधिनियम लाया गया। 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा एमबी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ठीक है, ये क्या हुआ, 28 जनवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर जो है ये पूर्ण हुई। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर ये क्रूज जो है कोलकाता धुबरी तक जो है ये पहुंचता है। 27 नदी प्रणालियों से होकर के जो है ये गुजरता है। गंगा बिलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा जो ये संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केरल उच्च न्यायालय जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। तो क्षेत्रीय भाषा में आप देख सकते हो यहाँ पे ये 22 भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है संविधान के 8th शेड्यूल में। तो केरल उच्च न्यायालय जो है सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में जो है निर्णय देने वाला पहला जो है उच्च न्यायालय बना है। डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय, बस इतना याद करना है। और न्यायाधीश कौन थे, एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सीपी सांजी पीचाली। हुब्बली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो देखो श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। ठीक है, क्या हुआ कि ये सबसे पहला विश्व का
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके पहले गोरखपुर जंक्शन हुआ करता था। तो 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बली जंक्शन कर दिया गया। हुबली जंक्शन पहले हुआ करता था, अब हुब्बली जंक्शन हुआ। ठीक है, 2020 में जो है MSSS, ठीक है, हुबली जंक्शन किया गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दक्षिण पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत ये आता है, हुबली रेलवे मंडल में। और ये कहाँ है, हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये अपना जो है नाम हासिल किया। प्लेटफॉर्म संख्या 8 का को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में जो है इसे घोषित किया गया, दर्जा प्रदान किया गया। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हुबली जंक्शन कर्नाटक का है, पहला स्थान है 1507। दूसरा नंबर है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश 1366। तो पहले यही हुआ करता था गोरखपुर जंक्शन, अब ये सेकंड नंबर पे आ गया है। थर्ड नंबर है कोलम जंक्शन केरल, और उसके बाद खड़गपुर जंक्शन फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ में स्टेट ऑफ स्ट्रीट सबवे जो कि शिकागो अमेरिका का है। ठीक है, ये भी याद रखना। देखो विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला आकांक्षी जिला है। तो 13 जनवरी 2022 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा जो है 5G उपयोग मामले में जो है ये ग्राउंड लेवल पर जो है भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ठीक है, कौन सा, विदिशा। 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जो जिले हैं वहाँ पे जो है ये प्रभावी तौर पर जो है इसको इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। ठीक है, जैसे उनमें से 8 जिले जो है यूपी के ही हैं, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र ये शामिल है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। ठीक है, तो पहला संविधान साक्षर जिला अगर हम देखें तो ये जो है कहाँ पे, केरल को ही माना गया। देखो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा जो है कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान के तहत जो द सिटीजन 2022 का परिणाम है। ये 14 जनवरी को केरल के कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। बस हमको इतना याद करना है कि पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना, तो ये है केरल। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 4 जनवरी 2022 को पीएम मोदी के द्वारा अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जो है इस मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन में जो है लगभग 125 गीगावाट की जो एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसके वृद्धि द्वारा प्रतिवर्ष जो है कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता की जाएगी। और 2070 तक जो है शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन का जो है ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद वायनाड सभी जनजातीय लोगों के लिए बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला जो है पहला जिला बन गया है। देखो अनुसूचित जनजाति समुदाय सभी नागरिकों की बुनियादी दस्तावेज को उपलब्ध जो सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय विन कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक जो है केरल के वायनाड जिले में संचालित किया गया था। और सभी को जो है डिजिटली जो है उनकी जो दस्तावेज हैं, ठीक है, उनको प्रदान किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में केरल के वायनाड जिले में सभी जनजाति जो भी ट्राइबल हैं उनकी जो बुनियादी दस्तावेज हैं, ठीक है, वो प्रदान करने के लिए देश का पहला जिला बन गया है। और किस कैंपेन के द्वारा, अक्षय बिग कैंपेन डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन ABCD अभियान के तहत जो है ये दिया गया। तो बस इतना ही याद करना। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है ये आप देख सकते हो 18 जनवरी को तिरुपति नगर में आंध्र प्रदेश के फाइटोरी तकनीक के तहत जो है सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसमें जो है विनायक सागर झील के जल को पुनः उपयोग करके जो स्थापित किया गया था। ठीक है, तरल जो अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और ये गतिविधियों को लेकर के जो है दूषित करते हैं सीवेज वगैरह को, तो इसे जो है घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज, तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया गया, यानी कि इतने हिस्से में इसको डिवाइड किया गया है। और 99% जो है हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है अगर हम लिक्विड जो है सीवेज की बात करते तो। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है ये किया गया था, ये भी याद रखना।
अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया जो है दिल्ली में जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला संयंत्र जो है बिवरिया कांडोमिनियम आवासीय सोसाइटी और सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप ऑफ कैप्टिव संयंत्र में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। 3.125 मेगावाट की क्षमता वाला ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटलाइजेशन बैंकिंग बना है, पूर्ण संवैधानिक साक्षर जिला भी बना था केरल। तो ये 24/7 जो है बैंकिंग गतिविधियों के स्वतंत्र रूप से पहुंचाने की सुविधा जो है ये देगा। तो सभी पात्र जो खातों हैं यानी कि अकाउंट्स हैं, डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया केरल। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा जो है उनके द्वारा जो है ये किया गया था। और त्रिशूर योजना के तहत जो है ये किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट को विस्तारित रूप स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स इसका फुल फॉर्म है। तो 2 जनवरी 2023 को देश के आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है स्मार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो यहाँ इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए जो राष्ट्रीय आयोग कुछ है जैसे NCISM है, CCRAS है, इनके द्वारा जो है मिल करके इसको संयुक्त रूप से इसको प्रारंभ किया गया। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेस, ये दोनों मिल करके जो है आयुष मंत्रालय, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं NCISM CCRAS दोनों को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान है और ये दोनों मिल करके जो है स्मार्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो इस तरह से जो है ये हमारा राष्ट्रीय जो परिदृश्य था आय दृष्टि का वो समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं को हम देखेंगे। तो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियोस में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियोस कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।